जय जोहार। रेडियो लोकवाणी 89.6 FM आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन लेकर आया है आपके लिए स्कूल रेडियो प्रोग्राम, जिसमें सुनकर कर सकेंगे आप पढ़ाई और लगा पाएंगे और अधिक मन। तो आज हम पढ़ेंगे स्मृति दुबे मैम के संग विज्ञान क्लास 10 का, जिसका टॉपिक है जीवन प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और विकास। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी जीव एक निश्चित अवधि तक, जिसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन जीते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस अर्थ में उनकी जीवित संख्या या जीवों की संख्या निरंतर बनी रहती है। तो ये किस कारण से संभव हो पाता है? प्रजनन। प्रजनन एक ऐसा जैविक प्रक्रम है जिसमें जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। प्राणी अपने वंश के विस्तार के लिए नए जीव उत्पन्न करता है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। प्रजनन क्रिया में क्या मेल और फीमेल दोनों आवश्यक होते हैं? क्या इस क्रिया में हूबहू संतानें उत्पन्न होती हैं? साथ ही साथ क्या इस क्रिया में विभिन्नताएं आती हैं? आप और हम जब भी कोई नया संतान हमारे परिवार में आता है, या आपको या हमको जब परिवार के लोग, हमारे मित्रगण देखते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं कि इसकी आंखें इसकी माँ के जैसी है, इसके कान इसके दादा के जैसे हैं, या इसकी आवाज़ इसके बुआ की जैसी है। तो ये सब आखिर क्यों होता है? इस अध्याय में हम इसके बारे में ही विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। पौधों और जीवों में जनन कैसे होता है? क्या जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें जनन की विधि और जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम आंखों से देख पाते हैं, इसमें जनन की विधि एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? तो इन प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने जैविक जीवों के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो जीवित जीव होते हैं उनमें कुछ क्रियाएं विशेषकर सामान्य रूप से पाई जाती हैं। सर्वप्रथम पोषण, उसके बाद श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि और परिवर्धन और प्रजनन। तो जो ऊपर की 5 जैविक क्रियाएं हैं, उनका संबंध सीधे तौर पर हमारे जीवन से है। यदि हमें भोजन ना प्राप्त हो, यदि हमें जल ना प्राप्त हो, तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि उत्सर्जन की क्रिया ना हो, तो जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो हमारे शरीर पर विषैले या टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकते हैं, तो भी हमारा लाइफ जो है खतरे में आ सकता है। लेकिन ये जो प्रजनन की क्रिया है, ये जीवन के लिए सीधे तौर पर संबंधित तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसका मुख्य महत्व यह है कि एक जीव अपने जीवन अवधि से पूर्व अपने ही समान जीवित जीव उत्पन्न करता है, और प्रजनन की क्रिया जो है अनवरत इस धरती पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रजनन के प्रकार, तो हम देखते हैं कि प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन, जो प्रायः सूक्ष्म जीवों में होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया है वो मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन के द्वारा संपादित होती है। आगे हम विस्तार से इसका भी अध्ययन करेंगे। प्रजनन की दूसरी विधि है लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्रमुख रूप से बहुकोशीय जीव या विकसित जीव हैं, उनका लक्षण है। उनमें लैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है।
सर्वप्रथम अब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं अलैंगिक प्रजनन। नाम से ही स्पष्ट है, अलैंगिक प्रजनन जिसमें दो जीव या जनन कोशिकाओं के संयोग व संलयन के बिना नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है या नया जीव उत्पन्न हो जाता है, तो जनन की उस विधि को हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में जनन का आधार समसूत्री विभाजन ही होता है और जो अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जीव होते हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकली आकार की रूप से और जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से समानता पाई जाती है। और चूंकि यह समानता पाई जाती है तो जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के हूबहू या कॉपी होते हैं, इसीलिए हम इनको क्लोन कह सकते हैं। साथ ही साथ इस विधि के द्वारा एक जीव, जी हाँ, एक जीव बहुत सारे जीव पैदा कर सकता है और चूंकि ये एक पेरेंट से नए जीव बनने की प्रक्रिया है तो इसे हम अलैंगिक जनन को यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एक विशेषता इसकी यह है कि क्योंकि यह एक जीव से ही नया जीव विकसित होता है तो इसलिए इसमें विभिन्नताएं या तो कम होती हैं या नहीं के बराबर होती हैं। अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से प्रोटोजोआ, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, कुछ सिलेंट्रेट, हाइड्रा, ट्यूब्यूलेरिया, कुछ शैवाल और जीवाणु में पाया जाता है। तो इस प्रकार अलैंगिक क्रिया या अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है इसका विखंडन या फीजन। नाम से ही स्पष्ट है, विखंडन अर्थात खंड में टूटना या टुकड़ों में बट जाना। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जीव समसूत्री विभाजन के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, यह विधि कहलाती है विखंडन की। जो जीवाणु होते हैं, अमीबा होते हैं, उनमें इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। इसमें जीव विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाते हैं। इसे हम देखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस विवरण से आपको कोशिका विभाजन के बारे में क्या पता चलता है? वृद्धि और प्रजनन में क्या संबंध है? बच्चों, आप सबने तो दही खाया होगा। खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं, दही में जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो जीवाणु की वृद्धि क्या हर परिस्थिति में एक जैसी होती है? आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और जानते हैं कि किस परिस्थिति में जीवाणु की वृद्धि अधिक होती है और किस परिस्थिति में जीवाणु की वृद्धि कम होती है। इसके लिए हम दो कटोरियों में दूध लेते हैं। एक में मैंने हल्का गर्म दूध लिया है और दूसरी कटोरी में मैंने ज़्यादा गर्म दूध लिया है। अब इन दोनों कटोरियों में एक एक चम्मच दही मिला देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसे मिलाने के बाद इसको हम ढक कर रखेंगे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए। और 5 से 6 घंटा होने के बाद हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि किस माध्यम में, मतलब हल्के गर्म माध्यम में या फिर ज़्यादा गर्म माध्यम में जीवाणु की वृद्धि अधिक हुई है। चलिए बच्चों, 5 घंटा हो चुका है।
अब हम दोनों कटोरियों के ढक्कन खोल के देखते हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें जो दूध था वो अब दही में परिवर्तित हो चुका है। जैसे कि हमने शुरुआत में इस पहली कटोरी में हल्का गर्म दूध लिया था और जो दूसरी कटोरी थी इसमें हमने ज़्यादा गर्म दूध लिया था और दोनों में हमने एक एक चम्मच दही मिलाया था, जो अब पूरी तरीके से दही में बदल गया है। अब दही में उपस्थित जीवाणु को हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है। इसके लिए हमें स्लाइड बनानी होगी। तो पहली कटोरी का दही थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर लेकर इससे हम एक स्लाइड तैयार करते हैं। उसी प्रकार से दूसरी कटोरी में जो दही है उसकी थोड़ी सी मात्रा इस ड्रॉपर की सहायता से लेकर इससे भी हम एक स्लाइड तैयार करते हैं। अब इन दोनों को हम कवर स्लिप से ढक देंगे। अब हम एक एक करके दोनों स्लाइड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं कि जीवाणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी स्लाइड को भी देखते हैं। इसमें भी जीवाणु दिख रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक दिखाई नहीं दे रही है जितनी कि पहली स्लाइड में दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से बच्चों, जब इन दोनों स्लाइड को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहली जो हमने स्लाइड बनाई थी जिसमें हमने हल्के गर्म दूध से दही बनाया था, उनमें जीवाणु अधिक जीवित रह सके। क्यों? क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए जो दूध का तापमान था वो अनुकूल था, जिसके कारण वो अधिक जीवित रह सके। दूध से उन्होंने पोषण लिया और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। पर जब हमने दूसरी कटोरी में जो दही था उससे जब हमने स्लाइड बनाई तो वहाँ पर जीवाणु अधिक जीवित नहीं रह पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए तापमान उचित नहीं था, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा गर्म दूध लिया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को जीवित रहने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें वो धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब उसके बाद अलैंगिक प्रजनन की दूसरी विधि है बडिंग। बडिंग या मुकुलन किसी जीव के शरीर में आउटर सरफेस पर एक बड या कली जैसा ग्रोथ उभार बन जाता है। यह उभार समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है और इस बड या मुकुल वृद्धि करके उससे अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन की विधि हाइड्रा में होती है। इसमें सर्वप्रथम एक छोटा उभार बनता है और इस उभार को हम बड कहते हैं, बड या मुकुल कहते हैं। इसमें जनक का जो न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में बट जाता है और कुछ भाग, उसका एक भाग नवीन बड में चला जाता है। ये जो टाइनी हाइड्रा है फिर पोषण के द्वारा पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है और धीरे धीरे बढ़कर ये न्यू इंडिविजुअल्स बना लेता है। तो इस प्रकार जनन की इस विधि को हम कहते हैं बडिंग या मुकुलन। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन की तीसरी विधि, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन या पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। नाम से ही स्पष्ट है, रीजनरेशन कोई ऐसा चीज जो समाप्त हो चुका है उसको फिर उत्पन्न करना। तो कुछ जीवों में अपने शरीर के गायब या खत्म हुए हिस्सों को पुनः जीवित करने की क्षमता होती है।
क्या आप में और मुझ में भी कोई ऐसी क्षमता है? थोड़ा सा याद कीजिए। क्या हमारा भी कोई ऐसा अंग है जिसे हम खोने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, आप भी सही सोच रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ, हमारी भी कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। जैसे हम लोग रेगुलर नेल काटते हैं, नाखून काटते हैं, फिर हमारा नाखून कुछ दिनों के पश्चात वृद्धि करने लगता है, बढ़ने लगता है, वैसे ही हम बाल भी अपने काटते हैं और उसके बाद वो वृद्धि करने लगता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी उंगली काट दें, हमारे हाथ काट दें तो वो भी रीजनरेशन उसमें हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट है कि बॉडी में पूरा शरीर जो है रीजनरेट तो नहीं होता है, लेकिन कुछ भाग में रीजनरेशन की कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती हैं। आपने अपने घरों में भी ऑब्जर्व किया होगा, जो छिपकली होती है, लिजार्ड होता है, तो छिपकली की कभी कभी पूंछ दरवाजा बंद करते समय कट जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो पूंछ फिर से निकलती हुई आपको प्रतीत होती है। लेकिन अगर कहीं छिपकली कट जाए, उसका धड़ कट जाए, तो वो फिर से रीजनरेट नहीं होता है। तो इस प्रकार जो पुनर्जनन की क्षमता होती है, कुछ जीवों में इस क्षमता का उपयोग, जैसे प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, प्रजनन के लिए किया जाता है। जब प्लेनेरिया को, ये आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर, ये जब प्लेनेरिया को 3 भाग में, 3 टुकड़ों में अनुप्रस्थ काट में कट जाता है किसी, ये प्लेनेरिया क्योंकि एक जलीय जीव है और मान लो वो जल में भ्रमण करते हुए कहीं पर चट्टान से किसी भी दुर्घटनावश वो 3 टुकड़ों में यदि कट जाता है, हम चाकू से भी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपेरिमेंट, उसमें चाकू से काट कर दिखाया जा रहा है, तो कुछ देर पश्चात ही आप थोड़ा ठहर कर देखिए कि प्रत्येक टुकड़ा खोए हुए हिस्सों को बढ़ाकर नया प्लेनेरिया विकसित कर लेता है, नया जीव विकसित कर लेता है। तो जीवों के जनन की यह विधि कहलाती है पुनर्जनन या रीजनरेशन। वाकई हमारी प्रकृति जो है अद्भुत जीवों से भरी पड़ी है। चौथी जनन की विधि है स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण। जीव में कुछ विशेष आवरण युक्त आकृतियां बनती है। इन जीवों में जिनमें स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, एक गोल संरचना होती है और इस गोल संरचना को कहते हैं स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के बीच में बहुत सारे पाए जाते हैं स्पोर्स या बीजाणु। चूंकि ये हल्के होते हैं, जैसे ही स्पोरेंजियम फटता है तो ये हल्के होने के कारण हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से फैल जाते हैं, दूर तक चले जाते हैं और अनुकूलित परिस्थिति में अंकुरित होकर नया जीव बना लेते हैं। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण। अंतिम इसकी विधि जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विस्तार से आपको क्लास 12th में इसके बारे में अध्ययन करना है, कक्षा 10वीं में इसके बारे में आपको जानकारी रखना है, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आप इसका उत्तर सही ढंग से लिख सके। तो 5वीं विधि है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन। नाम ही है इसका वर्धी भाग। वर्धी भाग मतलब जो हमारी आंखों से दिखता है और जो बढ़ता हुआ भाग है पौधे का। तो अधिकतर प्रायः जो वर्धी भाग है वो है जड़ है, तना है। तो इस प्रकार से जब किसी पौधे का वानस्पतिक भाग, वेजिटेटिव भाग, जड़, तना, पत्ती, ये नए पौधे का निर्माण कर लेता है या नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, तब प्रजनन की इस विधि को हम कहते हैं वर्धी प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी ठंडी के दिनों में आप कलम घर में लाकर गुलाब का लगाते हैं, गुड़हल का लगाते हैं, तो ये सभी वर्धी प्रजनन का ही एक भाग है। घर में जब हमारे दिवाली के मौसम में जिमीकंद की सब्जी आती है, प्रायः सभी घरों में बनता है, तो जिमीकंद का जो बड़ा भाग तो हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन उसका छोटा छोटा जो और पार्ट रहता है उसको हमारे बड़े बुजुर्ग लोग घर में रख लेते हैं। कहते हैं कि बरसात आएगा तो इसको लगा के फिर हम नया जिमीकंद का पौधा बना लेंगे। तो इस प्रकार से इस वर्धी प्रजनन के द्वारा मिंट है, अदरक है, गन्ना है, केला है, बहुत सारे पौधों को हम इस विधि के द्वारा अपने घर में विकसित करते हैं या नया पौधा उगाते हैं।
वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, इसमें हम देख सकते हैं कि आलू के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में यह प्रयोग दिया हुआ है। एक आप आलू लाएंगे, घर में सभी के आलू तो नेशनल वेजिटेबल हम कह सकते हैं, सबके घर में बिना आलू के तो काम चलता ही नहीं है। तो एक प्रयोग छोटा सा आप घर में स्वयं करेंगे, और मैंने भी इसे करके देखा हुआ है। तो एक आलू लेंगे, उसको 6-8 टुकड़ों में काटेंगे। आलू में जो छोटा छोटा सा शल्क के ऊपर आई जैसा कुछ गड्ढा स्पॉट जैसा दिख रहा है, उसको हम उसका आई या अक्ष कहते हैं, और वही उसका नया जीवित होने का वर्धी भाग है। तो उसको हम ऐसा कटिंग करेंगे, और उसके बाद मिट्टी में हम एक एक पीस को ऐसे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर उसका धंसाना नहीं है। तो मिट्टी में कुछ कुछ उभार, मतलब एक एक पीस को उसके मिट्टी में हम लगा देंगे। 6-8 दिन के बाद, एक एक दिन के गैप में हम उसमें प्लांट में उसमें पानी डालेंगे। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि एक एक जो टुकड़ा है उसमें से आलू के नए प्लांट ग्रो कर रहे हैं, नए पौधे उग रहे हैं। तो यह भी वर्धी प्रजनन का एक अच्छा उदाहरण है। आप स्वयं भी घर पे करके देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है। एक चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे कि हमने ये कहा था कि अलैंगिक जो प्रजनन होता है, इसमें जो नया जीव बनता है उसमें विभिन्नता या तो कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इसका भी ऑब्जर्वेशन आप इस प्रयोग में कर सकते हैं। जितने भी आलू के प्लांट्स हैं, सभी टुकड़ों से जो निकले हैं, क्या सभी की ग्रोथ, सभी की पत्तियां एक ही समान है? नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि अलैंगिक प्रजनन में भी विभिन्नता आती है। हालांकि हम बहुत क्लियर इसको नहीं कह सकते कि कितनी हद तक विभिन्नता आती है या नहीं आती है। तो अलैंगिक प्रजनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं देखने को प्रायः मिलती हैं। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। धन्यवाद।